इन विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट अकाउंट विथ रेसिडेंट्स कैन बी ओपन बाय नॉन रेसिडेंट इंडियंस। बोलता है ऐसा कौन सा ज्वाइंट अकाउंट होगा जहां हम रेसिडेंट को ओपन करवा सकते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियन के साथ अकाउंट। ए ऑप्शन है FCNR, बी ऑप्शन NRE, सी ऑप्शन NRO, डी ऑप्शन है NRNR। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा इस केस में। देखिए इस केस में जो सही ऑप्शन हो जाएगा, आप थोड़ा सोचिएगा तब कुछ समझ में आएगा कि क्या पूछ रहा है यहाँ पे। यहाँ बात हो रही है आपकी ज्वाइंट अकाउंट के बारे में, राइट। ये हम लोग बात कर रहे हैं ज्वाइंट अकाउंट जो कि NRI है ना। ये कौन है? नॉन रेजिडेंट इंडियन, इसको हम लोग NRI बोलेंगे। तो NRI के साथ अकाउंट ओपन हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा सी। NRO अकाउंट में आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं NRI पर्सन को बना के। दूसरा सवाल, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स द बैंक कैन स्टॉप या क्लोज कर सकता है अकाउंट कस्टमर का। मतलब फॉर विच ऑफ फॉलोइंग रीजन्स बैंक कैन स्टॉप या क्लोज द अकाउंट ऑफ ए कस्टमर। तो किन कारणों से बैंक जो है यहाँ पे कस्टमर के अकाउंट को स्टॉप या क्लोज कर सकता है। ए ऑप्शन है where the customer regularly draws checks without sufficient balance in the account। जहाँ पे कस्टमर रेगुलरली ड्रॉ कर रहा हो चेक, वो भी पूरा सफिशिएंट बैलेंस नहीं अकाउंट में। तो दूसरा ऑप्शन होगा where the customer issues the check and frequently stop payment of such checks। बोलते हैं वैसा केसेस जहाँ के कस्टमर चेक इशू करता है और फ्रीक्वेंटली स्टॉप पेमेंट होता है उस चेक को। सी ऑप्शन है where the customer acts in a manner detrimental to the interest of the bank। जहाँ पे कस्टमर एक्ट करता है डिटरमिनेंटल, जो बैंक के इंटरेस्ट उसको डिटरमिनेंटल मतलब बैंक के इंटरेस्ट को हानि पहुंचाने के लिए कर रहा हूं। डी ऑप्शन ऑल द अबव। सही ऑप्शन क्या होगा इस केस में? देखिए बहुत सीधा सा चीज था, इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑल द अबव। क्यों डी हो जाएगा इस केस में? इस केस पर डी होने के रीजन ये है, तीनों रीजन जो बताया है वो सही है कि बोलते अगर कस्टमर का अकाउंट जो है रेगुलरली पता चला है कि वो पैसा निकाल रहा है और उसके अकाउंट बैलेंस ही नहीं है, पैसा निकाले जा रहा है। पहली बात बैलेंस नहीं है तो चेक बाउंस करेगा, ठीक है। अगर ऐसा काम करता तो क्या होगा कि भाई बैंक का वो कस्टमर क्या कर रहा है, एक्चुअली बैंक की इमेज को तो खराब कर ही रहा है और एक अलग मैसेज क्रिएट करना चाह रहा है कि इस तरह के कस्टमर को बैंक रखे हुए, तो इसलिए ए ऑप्शन सही है। फिर दूसरा बात हो जाएगी कि कस्टमर जो इशू करता है चेक को फ्रिक्वेंटली बार बार उसको स्टॉप पेमेंट करवा रहा हो चेक को, तो ये भी एक गलत मैसेज आता है जिसकी वजह से बैंक उस तरह के अकाउंट को स्टॉप कर सकता है, क्लोज कर सकता है। फिर कस्टमर अगर कोई ऐसा काम कर रहा है जो कि बैंक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, तो उस केस में भी बैंक कस्टमर के अकाउंट को बंद कर सकता है। तीनों ऑप्शन जो है आपके सही है, इसलिए डी ऑल द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 3, बी वाज हैविंग एन अकाउंट विथ यूनिवर्सल बैंक, बी गॉट कंफर्मेशन फ्रॉम बी for the balance in the account. Later on B brought to B's notice, later on B brought to bank's notice a fact that two forged checks have been debited to his account. Bank however claimed that the customer has already confirmed the balance। बोलता है कि B का अकाउंट है यूनिवर्सल बैंक में, B कंफर्मेशन करता है, बैंक जो होता है वो कंफर्मेशन करता है या बैंक को कंफर्मेशन मिलता है B से कि बैलेंस क्या है अकाउंट में। बाद में B बैंक के नोटिस में आते हैं कि 2 फर्जी चेक यानी 2 फोर्स्ड चेक आया है जो उसकी वजह से उसके अकाउंट में पैसा डेबिट हुआ है। बैंक हाउवर क्लेम करता है, ये बोलता है कि कस्टमर को तो ऑलरेडी ये बैलेंस उसने बताया था, कंफर्म किया था। ए ऑप्शन। तो बोलता है बैंक इज नॉट लायबल एज अ कस्टमर हैज ऑलरेडी कंफर्म द बैलेंस। बोलता है कि बैंक लायबल नहीं है क्योंकि कस्टमर ने ऑलरेडी कंफर्म किया था बैलेंस को। बी ऑप्शन है दो कस्टमर्स इज राइट बट आफ्टर कंफर्मिंग द बैलेंस ही कैन नॉट गॉट इनटू रिवर्स। बोलता कस्टमर की हालांकि बात तो सही कह रहा है पर कंफर्म करने के बाद बैलेंस वो एंट्री रिवर्स नहीं हो सकता। सी ऑप्शन है बैंक इज लायबल फॉर द फोर्स्ड चेक एंड इट हैज टू रिवर्स द एंट्री। बोलता बैंक लायबल होगा फोर्स्ड चेक में और बैंक को एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी। डी ऑप्शन है बैंक एंड द कस्टमर हैव टू शेयर द स्टॉप लॉस ऑन प्रो रेटा बेसिस। बोलता बैंक और कस्टमर को प्रो रेटा बेसिस पे लॉस जो भी हुआ है शेयर करना पड़ेगा। आपकी समझ से क्या होगा इस केस में? सी। देखिए पहली बात है कि फोर्स्ड चेक की यहाँ बात कर दिया। फोर्स्ड चेक का मतलब क्या होता है? जाली चेक, यानी ये वो चेक है जिसपे या चेक ही नकली बनाओ या चेक पे साइन जाली हो, उसने साइन नहीं किया चेक जमा कर दिया। आजकल बैंक में बहुत सारी चीजें होती है, आप देखेंगे उसी चेक नंबर का सेम चेक नंबर का नकली चेक बन जाता है, नकली साइन मार देते हैं। अगर ऐसा होगा तो इसमें कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, सिंपली बैंक रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे कस्टमर से बैलेंस भी कंफर्म किया, एवरीथिंग कंफर्म करने से कोई मतलब नहीं है। अब बैलेंस कंफर्म करो नहीं करो, फोर्स्ड चेक है तो सिंपली बैंक लायबल हो जाता है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। बैंक तो लायबल होगा ही होगा और एंट्री खास करके फोर्स चेक में और एंट्री जो होगी उसकी रिवर्स करनी पड़ेगी, ये भी बात है। पूरा पैसा भरेगा बैंक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई ए कस्टमर ऑफ बैंक बी यूज टू हैंड ओवर चेक्स इन हिज फेवर
for deposit in his account to an employee of the bank who withdraw the money of the check from the drawer's account maintained with the bank and misappropriated. When the fact came to the notice of Y, he asked the bank to make the good the loss as the employee was on roll of the bank. Bank refused to pay. Bank refused to companies Y. बोलते हैं कि Y एक कस्टमर है बैंक बी का जो कि हैंड ओवर किया चेक उनके फेवर पे, बैंक के फेवर में जहाँ पे डिपॉजिट किया गया अकाउंट में, और यहाँ एक एम्प्लॉय था उसके फेवर में बेसिकली बनाया गया था, और एम्प्लॉय जो था बाद में विड्रॉ कर लेता है पैसा चेक से, और यहाँ पे जो ड्रॉवर का अकाउंट होता है जो बैंक के साथ मेंटेन है जिसने दिया था हैंड ओवर किया था चेक को, और मिस एप्रोप्रिएट किया, बाद में नोटिस पता चला वाई को, तो ये बैंक को बोलता है कि जो भी मेरी नुकसान हो गई है क्योंकि आपका ही एम्प्लॉय ये काम किया है, आपकी बैंक के पेरोल पे है, तो आप पैसा भरें। तो बैंक ने मना कर दिया कंपनी वाई को। आया समझ में? अब ए ऑप्शन है, वाई हैज द राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट द बैंक। बोलते वाई के पास अधिकार है कि बैंक के अगेंस्ट प्रोसीड कर सकता है। बी ऑप्शन है, वाई हैज द राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट द बैंक एंड ऑल्सो इंडिविजुअली अगेंस्ट द एम्प्लॉय। बोलता वाई के पास अधिकार है कि बैंक के अगेंस्ट प्रोसीड कर सकता है और साथ साथ जो एम्प्लॉय है उसके इंडिविजुअली के अगेंस्ट भी। सी ऑप्शन है, बैंक इज नॉट लायबल सिंस फॉर हैंडलिंग ओवर द चेक्स टू बैंक एम्प्लॉयज द बैंक हैड नेवर ऑथराइज द एम्प्लॉय। बोलता है बैंक यहाँ पे लायबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आप चेक को हैंडलिंग कर रहे हैं एम्प्लॉयज के द्वारा, तो बैंक यहाँ कभी भी ऑथराइज नहीं करता है इस तरह के एम्प्लॉय। तो देखिए बैंक यहाँ पे लायबल क्यों नहीं होगा कि बैंक ने आप जो हैंडओवर कर रहे हैं चेक्स को बैंक एम्प्लॉयज को, बैंक ने कभी ऑथराइज नहीं किया इस काम के लिए एम्प्लॉय को, ये बोल रहा है। ठीक है, अब आइए ऑप्शन नंबर डी, बोलता है कि बैंक इज नॉट लायबल फॉर द एक्शन ऑफ इट्स एम्प्लॉय इवन व्हेन दीज आर ड्यूरिंग द बैंकिंग आवर्स एंड ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक। बोलते बैंक लायबल तब भी नहीं होगा जो भी एक्शन एम्प्लॉय का है, भले वो बैंकिंग आवर्स में किया हो, बैंक के बिहाफ में क्यों ना कर रहा हो। अब बताइए क्या होगा सही ऑप्शन? सही ऑप्शन हो जाएगा सी। समझते हैं इस बात को। देखिए सही ऑप्शन सी क्यों हो जाएगा, यहाँ पे चेक जो था आदमी ने हैंडओवर किया किसको, एम्प्लॉय को, और उसी के फेवर में कर दिया। तो भाई जब फेवर में कर दी तो फिर वो समझे ना इसे बैंक कहाँ से आ गया। ठीक है, आपका और एम्प्लॉयर के बीच में बात है। ठीक है, जो बैंक एम्प्लॉयज के बीच में बात है, तो बैंक कहीं से भी लायबल नहीं होता। आप चेक जो हैंडओवर करते हो बैंक एम्प्लॉय को, बैंक कभी भी ऑथराइज ही नहीं करता एम्प्लॉय, बैंक कभी ऑथराइज नहीं करता एम्प्लॉय को कि इस तरह के काम करें। क्वेश्चन नंबर 5, for the purpose of carrying on off-site supervision RBI calls for important returns called। बोलता है जहाँ पे आप कैरी आउट करते हैं ऑफ-साइट सुपरविजन, RBI यहाँ पे बोलता है कि इंपॉर्टेंट रिटर्न के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न BSR, दूसरा एक्सवाइस रिटर्न, तीसरा आर रिटर्न, चौथा है DSB रिटर्न। आपके समझ से क्या होना चाहिए इसमें? देखिए तो इस केस में सबसे सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, DSB रिटर्न होगा, जहां पर्पस होगा कैरी करना ऑफ साइट सुपरविजन। क्या है समझिएगा, ऑफ साइट सुपरविजन कर रहा है, तो RBI यहाँ पे आपको बोलता है कि इंपॉर्टेंट रिटर्न भरने के लिए बोलता है, जिसका नाम है DSB रिटर्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, अंडर सेक्शन 38A ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट व्हेन हाई कोर्ट ऑर्डर्स लिक्विडेशन ऑफ ए बैंक विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी लिक्विडेटर। बोलता है कि जब अंडर सेक्शन 38 ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट है, जहाँ पर हाई कोर्ट ऑर्डर करता है लिक्विडेशन करने के लिए बैंक को, यहाँ बोलता है कौन सा फॉलोइंग लिक्विडेटर होगा। ए ऑप्शन है RBI, SBI और एनी पब्लिक सेक्टर बैंक। बी ऑप्शन है RBI, बी ऑप्शन है RBI और कोर्ट अपॉइंटेड लिक्विडेटर ओनली। सी ऑप्शन है RBI, SBI और एनी पब्लिक सेक्टर बैंक। डी ऑप्शन है बैंक कैन नॉट बी अपॉइंटेड लिक्विडेटर्स। तो सीधी बात है, अंडर सेक्शन 38 ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट है, जहाँ पे हाई कोर्ट ऑर्डर करता है लिक्विडेशन करने के लिए बैंक को, तो यहाँ पे कौन सा चीज़ लिक्विडेटर होगा। तो ये ऑप्शन जो बताया गया आपको, तो RBI, SBI और एनी पब्लिक सेक्टर बैंक। बी ऑप्शन है RBI और कोर्ट अपॉइंटेड लिक्विडेटर ओनली। सी ऑप्शन RBI, SBI और एनी पब्लिक सेक्टर बैंक। डी ऑप्शन है बैंक्स कैन नॉट बी अपॉइंटेड लिक्विडेटर्स। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए, RBI, SBI और एनी पब्लिक सेक्टर बैंक सबसे अच्छा ऑप्शन है इसमें। ठीक है, लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है, कोर्ट के ऑर्डर से लिक्विडेशन का मतलब है कि आप वाइंडिंग अप कर रहे हैं, कंपनी को बेच रहे हैं आप। ठीक है, या कंपनी को बंद कर रहे हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, एक्स ए कस्टमर ऑफ पॉपुलर बैंक हैड डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ ₹12,500 इन हिज सेविंग बैंक अकाउंट विच वॉज क्रिएटेड बाय द बैंक इन द अकाउंट ऑफ मिस्टर वाई। द रिलेशनशिप बिटवीन द बैंक एंड वाई इज। बोलता है एक्स एक कस्टमर पॉपुलर बैंक का जिसने डिपॉजिट किया था अमाउंट ₹12,500 अपने सेविंग बैंक अकाउंट में, जो कि क्रिएट किया गया बैंक के द्वारा उसके अकाउंट में मिस्टर वाई के। और यहाँ जो रिलेशनशिप है बैंक और वाई के बीच में, वो कैसा रिलेशनशिप होगा। ए ऑप्शन है ट्रस्टी बेनिफिशियरी, बी ऑप्शन है डेबिटर क्रेडिटर, सी ऑप्शन है क्रेडिटर डेबिटर, डी ऑप्शन है
बेनिफिशियरी ट्रस्टी। आपके समझ से क्या होना चाहिए इस केस में? देखिए इस केस में जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्रेडिटर डेप्टर होगा। क्या होगा? क्रेडिटर और डेप्टर होगा इस केस में। कि यहाँ पे जो रिलेशनशिप है बैंक और वाई का क्या है, एक कस्टमर था पॉपुलर बैंक का जिसने डिपॉजिट किया था 12,500 रुपये सेविंग बैंक अकाउंट में, ठीक है। और यहाँ रिलेशनशिप बैंक और वाई के बीच में क्या नेचुरल सी बात है, क्रेडिटर डेप्टर। कौन पैसा जमा किया? तो कस्टमर ने जमा किया तो वो क्रेडिटर हो गया, ठीक है। वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, एक्चुअली यहाँ पे बी होगा नॉट सी, इसको हटाइए। सी की बी क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे पहले इन्होंने बैंक के बारे में पूछा, तो बैंक यहाँ पे डेप्टर है, बैंक को पैसा मिला, डेप्टर हो गया। दिया कौन था? कस्टमर ने दिया तो क्रेडिटर हो गया, इसलिए बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। एन ऑर्डर चेक ऑफ रुपीज 5,000 सॉरी एन ऑर्डर ऑफ चेक ऑफ रुपीज 55,000 इज इशूड बाय मिस्टर एक्स इन हिज अकाउंट फेवरिंग एम ए माइनर हु अप्रोचेज द बैंक कैश पेमेंट। बोलता है एक चेक होता है 55,000 रुपये का जो कि इशू किया गया था मिस्टर एक्स के द्वारा उनके अकाउंट जो फेवर करता है एम को, जो एक माइनर बच्चा है। बोलता है कि यहाँ पे आप किस तरीके से, यहाँ पे पूछ रहा है कि किस तरीके से आप जो होगा उसको ओके अब क्या करेंगे इस केस में? तो ए बोलता है ए बिंग इज फेवर ऑफ माइनर कैन नॉट बी पेड। बोलता है सॉरी चेक बिंग फेवर्ड ऑफ माइनर कैन नॉट बी पेड। बोलते चेक चूंकि माइनर के फेवर में से पे नहीं किया सकता। बी ऑप्शन है कि चेक जो होगा वो पेड होगा बिल्कुल दूसरे केसेस की तरह। सी ऑप्शन होगा चेक विल बी पेड इफ माइनर इज अकॉम्प्लिश्ड बाय गार्जियन। चेक तभी पे होगा जब माइनर के साथ गार्जियन होंगे। डी ऑप्शन है चेक शेल बी पेड इफ गार्जियन प्रोवाइड्स गारंटी फॉर द पेमेंट। चेक तभी पे होगा जब गार्जियन गारंटी प्रोवाइड करते हैं पेमेंट के लिए। तो इन सभी में जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है बी। बिल्कुल चेक को आपको वैसे ही ट्रीटमेंट करना है जैसे आप नॉर्मल केसेस में करते हैं, ठीक है। तो चेक को पे किया जाएगा जैसे आप बाकी केसेस में करते हैं, इसलिए गार्जियन को लाना कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। एक्स इज इशूड ए चेक ऑफ ₹32,000 पेबल टू बी और ऑर्डर द चेक इज मिसप्लेस्ड एंड फाउंड बाय सी। सी forges B's signature and endorses in favor of D, who presents the check for the payment from the bank, but it is dishonored। अब समझिए इस बात को। क्या होता है, एक्स ने चेक को इशू किया 32,000 रुपए का जो कि पेबल होगा बी को। अब यहाँ बोलता है चेक समहाउ मिसप्लेस हो गया और सी को मिल गया। सी ने फोर्ज किया बी की सिग्नेचर को, ठीक है, सी ने फोर्ज किया बी के सिग्नेचर को और इंडोर्स कर दिया डी के फेवर में, हाँ। और ये बाद में चेक प्रेजेंट किया गया बैंक के द्वारा, ठीक है, और वो डिसऑनर हो गया। अब डी का पैसा एक्चुअली डी ने चेक जमा किया था, डी तो बिल्कुल इंटाइटल्ड है कि पैसा रिकवर करने के लिए चेक अमाउंट का। अब देखिए क्या होगा। ए ऑप्शन है डी कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम एक्स बी एंड सी। बी ऑप्शन है डी कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम एक्स एंड बी ओनली। सी ऑप्शन है डी कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम सी ओनली। डी ऑप्शन है डी कैन नॉट रिकवर द अमाउंट फ्रॉम सी ओनली, ठीक है। तो अब आप बताइए क्या होगा इसका सही ऑप्शन। देखिए इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्यों? डी है जो है पैसा बिल्कुल रिकवर करेगा। किसे रिकवर करेगा? सी से करेगा। बी से नहीं कर सकता, ना एक्स से कर सकता है। तो रिकवर जो करेगा सिर्फ सी से करे, जो चेक इशू किया है। चेक दिया कौन था? सी ने दिया, तो सी से पैसा रिकवर करेगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। मिस्टर जेड गेट्स ए डिमांड ड्राफ्ट इशूड फ्रॉम द बैंक इन फेवर ऑफ हिज सन एस, who is to visit another town in connection with some business purchases. He requests the bank to substitute the word order by bearer in the DD so that his son does not face any difficulty in the new town। बोलते एक जेड होता है, मिस्टर जेड है जो डिमांड ड्राफ्ट इशू करवाए बैंक से, जो कि फेवर करता है उनके सन के लिए, और वो विजिट कर रहे दूसरे टाउन में कुछ बिजनेस परचेजेस के लिए। यहाँ वो बैंक को रिक्वेस्ट करते हैं कि जो शब्द ऑर्डर की जगह बेयरर लगा दिया जाए डिमांड ड्राफ्ट में, ताकि उनके बच्चे को कोई भी दिक्कत ना हो नए टाउन में जहाँ डीडी को क्लियर करना चाहते हो। ए ऑप्शन बैंक कैन नॉट डू सो एज इट इज विल बी वॉलेशन ऑफ सेक्शन 31 ऑफ एनआई एक्ट। बैंक ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि सेक्शन 31 ऑफ एनआई एक्ट के वॉलेशन में। बी ऑप्शन है बैंक कैन डू सो इफ जेड इज डिपेंडेबल कस्टमर। बैंक ऐसा कर सकता है अगर जेड डिपेंडेबल कस्टमर है तो। सी ऑप्शन बैंक कैन नॉट डू सो बट इट कैन अटैच द सिग्नेचर ऑफ एस ऑन सेपरेट स्लिप ऑफ पेपर, ठीक है, विच ही कैन यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस। बैंक ऐसा नहीं कर सकता है, पर वो अटैच कर सकता है सिग्नेचर एस का किसी एक सेपरेट स्लिप ऑफ पेपर में, जिसको यूज कर सकता है आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस के लिए।
डी ऑप्शन, बैंक विल नॉट लुक इनटू द इशू एज द प्रॉब्लम इज ऑफ जेड एंड नॉट ए बैंक। बैंक इस केस में इस प्रॉब्लम को नहीं देखेगा, बैंक नजरअंदाज कर देगा क्योंकि प्रॉब्लम जेड का है ना कि बैंक का है। ठीक है, अब बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। की हो जाएगा सी, सी इसलिए हो जाएगा कि बैंक ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है कि डीडी को अब ऑर्डर से बेरर कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो एक ही उपाय कि अब डीडी को कैंसिलेशन कराइए फिर आप नया बनवाइए तो हो सकता है, पर डीडी जो होगा बेसिकली डीडी आपको ऑर्डर पे ही होता है इश्यू, ठीक है। बट वहाँ पे सिग्नेचर अटेस्ट, सिग्नेचर क्या कर सकता है, अटेस्ट कर सकता है वो जो एस का जो उसका बच्चा है उसका सिग्नेचर अटेस्ट करवा देगा एक सेपरेट स्लिप पेपर में, जिसको आप यूज कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए, कर सकते हैं। इसी ऑप्शन सबसे बेस्ट है। पहला सवाल देखिए, पूछता है केवाईसी गाइडलाइंस हैव बीन इशूड बाय आरबीआई अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो केवाईसी गाइडलाइंस जो होता है आरबीआई के द्वारा जो इशू किया गया कौन से फॉलोइंग चीज़ों की वजह से किया गया। ए ऑप्शन है सेक्शन 21 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बी ऑप्शन है सेक्शन 31 ए ऑफ आरबीआई एक्ट, सी ऑप्शन सेक्शन 35 ए ऑफ आरबीआई एक्ट, सी डी ऑप्शन सेक्शन 31 ऑफ एनआई एक्ट, ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में। देखिए क्या सवाल था, केवाईसी गाइडलाइंस के बारे में बात हो रही थी, ठीक है। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, सही ऑप्शन हो जाएगा ई, नन ऑफ दिस या नन ऑफ अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ टर्म डिपॉजिट। अब सवाल देखिए क्या नॉट है, फीचर नहीं है, वो क्या चीज़ का नहीं है, तो टर्म डिपॉजिट का वो फीचर नहीं है। पहला ऑप्शन है मिनिमम पीरियड है 7 दिन, कितना है मिनिमम पीरियड दिया हुआ यहाँ पे 7 दिन, ठीक है। मैक्सिमम पीरियड दिया हुआ यहाँ पे 10 साल, ठीक है। अब ये टैक्स डिडक्शन जो है एट सोर्स इज टू बी डन वेयर द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इज मोर देन ₹10,000 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2007। बोलता है 1 जून 2007 से अगर आपका पैसा का जो अमाउंट है 10,000 रुपये ज़्यादा होगा तो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स लगेगा। टर्म डिपॉजिट कैन नॉट बी ट्रांसफर, टर्म डिपॉजिट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। डी ऑप्शन है नेम ऑफ अदर पर्सन कैन बी एडेड और डिलीटेड टू द डिपॉजिट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स। और जो नाम होता है किसी दूसरे इंसान का आप ऐड और डिलीट कर सकते हैं डिपॉजिट के जो डिपॉजिटर है उसके रिक्वेस्ट के ऊपर। अब पूछ रहे बताइए कौन कौन से ऑप्शंस इसमें या कौन सा ऑप्शन इसमें बोल सकते हैं फीचर नहीं है यानी नॉट है, शब्द का ध्यान दीजिएगा। तो सही ऑप्शन हो क्योंकि ये फीचर नहीं है, ठीक है, इसलिए सही ऑप्शन बी है। पर इसमें क्या क्या सही था कि मिनिमम पीरियड 7 दिन होते हैं, मैक्सिमम 10 साल होते हैं, बात बिल्कुल सही है। फिर बोलता है टर्म डिपॉजिट को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, ये भी बात सही है। फिर बोलते हैं जो नाम होता है दूसरे पर्सन का ऐड और डिलीट कर सकते हैं डिपॉजिटर के रिक्वेस्ट पे, ये भी बात सही है, ठीक है। तो कोई आंसर हो जाएगा बी क्योंकि ऑप्शन गलत मतलब जो स्टेटमेंट था वो गलत था, इसलिए बी ऑप्शन को सही मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है द रिसीवेबल्स ऑफ वेरियस लोन्स एंड ऑब्लिगेशंस आर पुट टुगेदर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट इन्वेस्टर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। बोलते जो रिसीवेबल्स है दूसरे तरह के लोन्स का, जो दूसरे तरह के लोन से जो रिसीवेबल्स मिला है और जो ऑब्लिगेशन है एक साथ पुट करें और डिस्ट्रीब्यूट करें डिफरेंट इन्वेस्टर्स के बीच में, तो यहाँ पे कौन सा चीज़ होगा। ए ऑप्शन है लीजिंग, बी ऑप्शन है फैक्टरिंग, सी ऑप्शन है सेक्युरिटाइजेशन, डी ऑप्शन है वेंचर कैपिटल, ई ऑप्शन है फॉरफिटिंग। तो इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी सेक्युरिटाइजेशन, सेक्युरिटाइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, in order to obtain cash for its credit sales, the duly accepted domestic sale invoices are assigned by the seller in favor of a third party. Such purchases are of receivable by the said third party with or without recourse is called। बोलता है क्या होगा, बोलता है कि एक तरीके का कैश है जो कि आप ऑप्टेन कर रहे हैं, बोलते एक तरह का कैश है जो आपके क्रेडिट सेल्स के लिए आपको मिला है, जिसको कि डोमेस्टिक सेल्स के लिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि असाइन किया हुआ है, ठीक है, सेलर के द्वारा जो फेवर करता है थर्ड पार्टी को। इस तरह का जो परचेज रिसीवेबल होगा थर्ड पार्टी के द्वारा विथ है विदाउट रिकॉर्स में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन सेक्युरिटाइजेशन, बी ऑप्शन है फैक्टरिंग, सी ऑप्शन है बिल डिस्काउंटिंग, डी ऑप्शन है फॉरफिटिंग। सही ऑप्शन हो जाएगा फैक्टरिंग बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, टेली बैंकिंग फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स थ्रू बैंक कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब सबको सब ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है। टेलिंग बैंकिंग की जो फैसिलिटी है जो बैंक प्रोवाइड कर रही है जो कंप्यूटर बेस्ड होता है, ठीक है। क्या चीज़ के ऊपर बेस्ड है वो,
तो आप बोल सकते हैं ए ऑप्शन वाइस प्रोसेसिंग, बी ऑप्शन ब्रिक एंड मोटर प्रोसेसिंग, सी ऑप्शन इंटरनेट प्रोसेसिंग, डी ऑप्शन वर्चुअल बैंकिंग। नेचुरल से टेली बैंकिंग में होता क्या, कोई बोलता है तो वॉइस प्रोसेसिंग हो गया, सीधा सा बात था इसमें, ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इन ई कॉमर्स द कंज्यूमर मूव्स फ्रॉम ए फिजिकल स्टोर इन मार्केट प्लेस टू, बोलता है जो ई कॉमर्स होता है वहाँ जो कंज्यूमर होता है वो क्या करेगा, फिजिकल स्टोर से मूव करेगा, कहाँ जाएगा भाई, तो ए ऑप्शन है स्टोर ऑफ द सेलर लोकेटेड एट फार ऑफ प्लेस। बोले जो स्टोर होता है सेलर का जो बहुत दूर, बोले स्टोर है सेलर का लोकेटेड बहुत दूर है उसकी जगह से। बी ऑप्शन स्टोर ऑफ द सेलर लोकेटेड एट फार ऑफ प्लेस, यहाँ भी बोलते हैं स्टोर जो है सेलर का दूर लोकेटेड है। सी ऑप्शन है और स्टोर ऑफ द सेलर नियर द हाउस ऑफ द बायर, बोलते स्टोर होता है सेलर का जो घर के जो ग्राहक है उसके घर के नजदीक है सेलर का स्टोर है। डी ऑप्शन है ऑल द अबव, यानी सारे ऑप्शन सही हैं। तो क्या होना चाहिए इस केस में, सही ऑप्शन हो जाएगा बी कि जो स्टोर है सेलर का लोकेटेड फार ऑफ प्लेस। ठीक है, दूर लोकेटेशन होने की वजह से आपका ई कॉमर्स में आप बोल सकते हैं कि आदमी मूव नहीं करना चाहता फिजिकल स्टोर में। क्वेश्चन नंबर 6, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट एज, बोलते हैं एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट क्या होगा। ए ऑप्शन एनबीसी प्लस एफसीएनआर डिपॉजिट्स, बी ऑप्शन एनबीसी प्लस इन्वेस्टमेंट्स इन नॉन एसएलआर बॉन्ड्स इन एचटीएम कैटेगरी प्लस इन्वेस्टमेंट्स एलिजिबल एज प्रायोरिटी सेक्टर प्लस डिपॉजिट्स विद नाबार्ड फॉर फुलफिलमेंट फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट। तो यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए आपकी समझ से, ठीक है। और सी ऑप्शन है एनबीसी माइनस इन्वेस्टमेंट इन एसएलआर बॉन्ड्स इन एचटीएम कैटेगरी, और डी ऑप्शन एनबीसी माइनस एफसीएनआर डिपॉजिट्स। क्या होगा सही ऑप्शन, सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट को क्या बोलेंगे, एनबीएफसी नेट बैंकिंग क्रेडिट प्लस इन्वेस्टमेंट इन नॉन एसएलआर बॉन्ड्स इन एचटीएम कैटेगरी, फिर हो जाएगा प्लस इन्वेस्टमेंट एलिजिबल एज प्रायोरिटी सेक्टर प्लस डिपॉजिट्स विद नाबार्ड फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट, यानी बी ऑप्शन सबसे परफेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर इंडियन बैंक्स इंक्लूडिंग प्राइवेट बैंक्स विच ऑफ द फॉलोइंग टारगेट इज नॉट एप्लीकेबल। बोलते हैं इंडियन बैंक में हम इंक्लूड कर लें प्राइवेट बैंक को तो कौन सा टारगेट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ए ऑप्शन है ओवरऑल टारगेट जो है 40% ऑफ एनबीसी, बी ऑप्शन है एग्रीकल्चर लोन्स 18% ऑफ एनबीसी, सी ऑप्शन है वीकर सेक्शन 10% ऑफ एनबीसी, डी ऑप्शन है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस 10% ऑफ एनबीसी। तो पूछ रहा है कि इंडियन बैंक में जहाँ प्राइवेट बैंक इंक्लूड कर लिया है तो कौन सा टारगेट जो है वो नॉट एप्लीकेबल है, सब पे ध्यान दीजिए, नॉट एप्लीकेबल है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ये जो बोल रहा है कि स्मॉल माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज 10% एनबीसी का है, ऐसा कोई टारगेट सेट नहीं किया हुआ, इसलिए डी ऑप्शन सही है। पर बाकी जगह टारगेट तो सेट किया है कि ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर क्या है 40% ऑफ एनबीसी है, फिर बी ऑप्शन क्या है कि एग्रीकल्चर लोन्स हो गया 18% ऑफ एनबीसी है, वीकर सेक्शन में 10% ऑफ एनबीसी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन डेट कुड बी सैंक्शन टू द बोरोअर अंडर रिटेल ट्रेड इन प्रायोरिटी सेक्टर। बोलते हैं मैक्सिमम क्या लोन अमाउंट हो सकता है जो बोरोअर को दिया जा सकता है रिटेल ट्रेड में प्रायोरिटी सेक्टर पे। ए ऑप्शन है ₹3 लाख, बी ऑप्शन ₹5 लाख, सी ऑप्शन ₹10 लाख, डी ऑप्शन ₹20 लाख फॉर इसेंशियल एंड नो सीलिंग फॉर अदर कमोडिटीज। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ₹10 लाख। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोन आप सैंक्शन कर सकते हैं बोरोअर को रिटेल ट्रेड में प्रायोरिटी सेक्टर में वो है 10 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 10, नेट बैंकिंग नेट वर्किंग कैपिटल स्टेट फॉर नेट वर्किंग कैपिटल स्टेट किसके लिए करता है। ए ऑप्शन है करंट एसेट्स प्लस करंट लायबिलिटीज, बी ऑप्शन है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ऑप्शन है लॉन्ग टर्म सोर्सेज माइनस लॉन्ग टर्म यूजेज, डी ऑप्शन है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज अदर देन बैंक बोरोइंग्स। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, सी हो जाएगा। नेट वर्किंग कैपिटल जो होता है वो क्या हो जाएगा, आप बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज माइनस लॉन्ग टर्म यूजेस। सॉरी, यहाँ पे ये नहीं होगा नेटवर्किंग कैपिटल में। नेटवर्किंग कैपिटल में हो जाएगा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, सॉरी इसको बताइए, ठीक है, डी ऑप्शन करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज अदर देन बैंक बोरोइंग्स हो जाएगा नेटवर्किंग कैपिटल। This is a set of values, beliefs, goals, norms and ways of solving problems by members of organization. तो बोलता है कुछ सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं, बिलीफ्स होती हैं, गोल्स होता है, नॉर्म्स होता है और कुछ तरीका होता है जिसकी हेल्प से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं।
जो मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें 3 पॉइंट्स दिया है। क्या क्या पॉइंट है? कॉर्पोरेट कल्चर है, दूसरा हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है। तो ये 2 पॉइंट पूछ रहे हैं क्या होगा, तो ये मतलब कौन कौन से पॉइंट होंगे? ए ऑप्शन है ओनली 1, बी ऑप्शन है ओनली 2, सी ऑप्शन है आइदर 1 और 2, डी ऑप्शन है बोथ 1 एंड 2। तो बताइए इसमें से क्या ऑप्शन आपको लगता है कि सही होना चाहिए आपकी समझ से? तो क्या हो जाएगा? डेस इज ए सेट ऑफ वैल्यूज, बिलीव्स, गोल्स, नॉर्म्स। ये सेट ऑफ वैल्यूज, बिलीव्स, गोल्स, नॉर्म्स है, और जो तरीका होता है जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, क्या होगा इसमें सही ऑप्शन? देखिए इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, कॉर्पोरेट कल्चर। इसमें जो कॉर्पोरेट कल्चर होता है वो ही एक कॉर्पोरेट कल्चर में कुछ वैल्यूज होती हैं, हमेशा याद रखिएगा। जो आपका यहाँ पे जो एक कॉर्पोरेट कल्चर की जो बात हो रही है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि कुछ वैल्यूज की बात होती है, बिलीफ्स की बात होती है, गोल्स की बात होती है, नॉर्म्स की बात होती है, और किस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसकी बात होती है। ये 3-4 चीज़ों की बात होती है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आएगा, यानी कॉर्पोरेट कल्चर की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2, एथिक्स इन वर्क प्लेस कैन बी मैनेज थ्रू। तो एथिक्स जो होता है वर्क प्लेस में आप इसको मैनेज कर सकते हैं, क्या चीज़ को यूज़ करें? यूज ऑफ क्या? पहला ऑप्शन है कोड ऑफ एथिक्स, दूसरा ऑप्शन है कोड ऑफ कंडक्ट, तीसरा ऑप्शन लॉ ऑफ एथिक्स। जो हम जो एथिक्स होता है वर्क प्लेस में इसको मैनेज कर सकते हैं, जिसमें कि हमें यूज़ करना हो सकता है। क्या यूज़ करना पड़ेगा आप सोचिए? कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट और रोल ऑफ एथिक्स। इसमें जो ऑप्शन दिया है ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3। तो जब भी एथिक्स की आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो एथिक्स को हम लोग जब मैनेज करते हैं तो हमेशा याद रखना है कि कोड ऑफ एथिक्स को यूज़ करेंगे। क्या चीज़ यूज़ करेंगे? कोड ऑफ एथिक्स को यूज़ करेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट को यूज़ करेंगे और रोल ऑफ एथिक्स को यूज़ करेंगे, यानी तीनों चीज़ों की यूज़ होती है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, बिजनेस एथिक्स डील्स प्राइमरली विथ। बिजनेस एथिक्स, अब समझिए बिजनेस एथिक्स, एथिक्स का क्या मतलब होता है? सही क्या है और गलत क्या है, ये क्या चीज़ के साथ डील करता है प्राइमरली, बताइए। ए ऑप्शन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी ऑप्शन है प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, सी ऑप्शन है मॉरल ऑब्लिगेशन, डी ऑप्शन है बीइंग अनफेयर टू द कंपटीशन। जो बिजनेस एथिक्स होता है जो प्राइमरली डील करता है उसकी जो आप बोल सकते हैं कि क्या चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो प्राइमरी यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो है मॉरल ऑब्लिगेशन। एथिक्स हमेशा क्या चीज़ की बात करता है? मैंने पढ़ाया भी आपको पहले, एथिक्स हमेशा मॉरल की बात करता है, यानी मॉरल की ऑब्लिगेशंस को पूरा करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ मॉरल इंटेंसिटी द वर्कर इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव इथिकली एंड लीगली वेल। बोलता जो कंसेप्ट है मॉरल इंटेंसिटी की, यहाँ जो वर्कर है ज़्यादातर ऐसा उम्मीद है कि वो बिहेव करेगा इथिकली और लीगली। कब करेगा? ए ऑप्शन है मैनेजर ऑब्जर्व्स हिज और हर बिहेवियर क्लोजली, जब मैनेजर ऑब्जर्व करता है उसका बिहेवियर बहुत क्लोजली। बी ऑप्शन है द वर्कर हैज इंटेंस मॉरल से वर्कर का बहुत इंटेंस मॉरल होगा। सी ऑप्शन है द कंसिक्वेंसेज, जो कंसिक्वेंसेज है जो नतीजे होंगे एक्ट के वो माइनर होंगे, छोटे होंगे। डी ऑप्शन द कंसिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट आर सब्सटेंशियल, जो नतीजे होंगे एक्ट का बहुत बड़ा होगा, सब्सटेंशियल होगा, ठीक है। तो इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्यों? जो कंसेप्ट था, हाँ जो कंसेप्ट था आपका, क्या चीज़ की बात हो रही थी? कंसेप्ट मॉरल इंटेंसिटी की जो कंसेप्ट की बात हो रही थी, तो वहाँ वर्कर का क्या है कि कैसे मोस्ट लाइकली है कि वो बिहेव करेगा, तो मोस्ट लाइकली बिहेव कैसे करेगा? इथिकली और लीगली। कब करेगा वो? इथिकली और इथिकली और लीगली कब करेगा वो? तो ये तब करेगा जो कंसिक्वेंसेज होंगी एक्ट की, ठीक है, जो नतीजा होगा एक्ट का, अगर वो ज़्यादा होगा तभी कोई आप बोल सकते हैं कि सही तरीके से काम। कैसे बोल सही तरीके से काम करेंगे? आपको पता है जैसे हम लोग बैंक में ही है, तो बैंक पता है ना सही तरीके से काम करना होगा, नहीं काम करे। एग्जाम्पल ले लीजिए ना, ज़्यादा दूर मत जाइए, बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप कैश काउंटर पे बैठे हैं, कैश शॉर्ट हो जाता है, चाहे 1 रुपये का शॉर्ट हो चाहे 1 लाख का शॉर्ट हो, पैसा कौन भरेगा? कैशियर भरेगा। उसको पता है क्या नतीजा है, क्या नतीजा भोगना पड़ सकता है अगर मैंने गलती किया तो। इसलिए इथिकली और लीगली दोनों काम आप देखिएगा, कैश काउंटर बहुत बढ़िया होता है। तो सेम चीज़ हो गया, वही सेम चीज़ है यहाँ पे, समझ वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग के संबंध में कौन सी बात सही है वो आपको बताना होगा। पहला पॉइंट है विसल ब्लोअर्स आर एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डेट गो बियॉन्ड द नॉर्मल प्रोसीजर्स एंड लॉयल्टी टू देयर एम्प्लॉयर एंड रिपोर्ट रॉन्ग डूइंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक गुड। बोलते विसल ब्लोअर्स जो होते हैं एक तरह के एम्प्लॉयज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि काम जो है एक नॉर्मल प्रोसीजर से भी ज़्यादा जाते हैं और उनकी लॉयल्टी जो होती है एम्प्लॉयर के साथ होती है,
और जो भी रॉन्ग डूइंग, कोई भी गलत काम होता है पब्लिक गुड के इंटरेस्ट में बताते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा विसल ब्लोअर्स जो होंगे, विसल ब्लोअर्स आर एम्प्लॉयज डेट गो बियॉन्ड। विसल ब्लोअर्स एक तरह के एम्प्लॉयज होते हैं जो कि ज़्यादा बियॉन्ड जाते हैं अपने ड्यूटीज़ के, एक्सपेक्टेशन के, ताकि इन ऑर्डर टू क्या करना है, हाईलाइट करना है जो भी रॉन्ग होगा अपने विद इन ऑर्गेनाइजेशंस में। तो विसल ब्लोअर्स आर एम्प्लॉयज दैट गो बियॉन्ड देयर ड्यूटीज एक्सपेक्टेशंस इन ऑर्डर टू हाईलाइट रॉन्ग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ए ऑप्शन है ओनली वन, बी ऑप्शन ओनली टू, डी सी ऑप्शन आइदर वन और टू, डी ऑप्शन है बोथ वन एंड टू। इस केस में सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा केवल वन। क्यों? विसल ब्लोअर सभी को पता है एम्प्लॉयज है, उसी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय होता है, ठीक है, और इन नॉर्मल प्रोसीजर्स और जो लॉयल्टी होता है एम्प्लॉयर का उससे ज़्यादा दूर जाना पड़ता है, यानी उससे ज़्यादा दूर हट के आपको जो भी गलत हो रहा है वो बताना होगा, वो पब्लिक गुड के होने चाहिए, सभी लोगों के हितकारी काम के लिए आप बता रहे हैं, ठीक है, उसके इंटरेस्ट बता रहे हैं, इसलिए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, विच मॉरल फिलोसफी सिक्स द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। बोलते कौन सा मॉरल फिलोसफी है जो यहाँ पे ग्रेटेस्ट गुड की बात हो रही है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल के लिए? ए ऑप्शन है कंसिक्वेंटलिज्म, बी ऑप्शन है यूटिलिटेरियनिज्म, सी ऑप्शन है यूगेइज्म, डी ऑप्शन है इथिकल फॉर्मलिज्म। तो जो यहाँ पे मॉरल फिलोसफी की बात हो रही है जो कि ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल की बात हो रही है, वो क्या होगा? ए ऑप्शन जो बताया मैंने कंसिक्वेंटलिज्म, बी ऑप्शन है यूटिलिटेरियनिज्म, सी ऑप्शन है यूगेइज्म, डी ऑप्शन है इथिकल फॉर्मलिज्म। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में, तो बोल सकते हैं मॉरल फिलोसफी की बात हो रही है जहाँ पे ग्रेटेस्ट गुड की बात की जा रही है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल के लिए। तो क्या होगा सही ऑप्शन इस केस में? इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यूटिलिटेरियनिज्म। क्या जाएगा? यूटिलिटेरियनिज्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कोड्स ऑफ कंडक्ट एंड कोड्स ऑफ इथिक्स, दो चीजें, कोड्स ऑफ कंडक्ट एंड कोड्स ऑफ इथिक्स, ये क्या है? ए ऑप्शन है आर फॉर्मल स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। जो कोड ऑफ इथिक्स है, सॉरी कोड ऑफ कंडक्ट है और कोड ऑफ इथिक्स है, तो जो पहला ऑप्शन है क्या बोल रहे कि ये फॉर्मल स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है क्या ऑर्गेनाइजेशन चाहता है अपने एम्प्लॉय से। बी ऑप्शन है बिकम नेसेसरी ओनली आफ्टर कंपनी हैज इन लीगल ट्रबल, बोलते हैं तभी जरूरत होता है जब कंपनी एक लीगल ट्रबल में फंस जाती है। सी ऑप्शन है आर डिजाइन फॉर टॉप एग्जीक्यूटिव्स एंड मैनेजर्स नॉट रेगुलर एम्प्लॉयज, बोलते हैं डिजाइन किया गया टॉप एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स के लिए, ना कि रेगुलर एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है, किसके लिए डिजाइन किया गया है? टॉप एग्जीक्यूटिव्स के लिए, मैनेजर्स के लिए, ना कि रेगुलर एम्प्लॉयज के लिए, सबको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है? यू रेयरली बिकम एन इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ इथिक्स एंड कॉम्प्लायंस प्रोग्राम, तो बहुत रेयरली होता है कि वो इफेक्टिव कंपोनेंट बन पाता है इथिक्स का और कंप्लायंस प्रोग्राम का। ठीक है, बताइए इसमें क्या होगा सही ऑप्शन? देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा ए। कि क्यों ए? इसलिए हो जाएगा कि हमें से याद रखना कोड ऑफ कंडक्ट कोड ऑफ एथिक्स क्या है? स्टेटमेंट है, एक फॉर्मल स्टेटमेंट होता है जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय से ऐसा उम्मीद रखती है, चाहे एक्सपेक्टेशन रखती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भाई, एथिक्स मीन, एथिक्स का मतलब क्या है? पहला ऑप्शन दिया है कैरेक्टर, दूसरा ऑप्शन दिया है मैनर, तीसरा ऑप्शन दिया है कस्टम। तो एथिक्स का मतलब क्या है? कैरेक्टर, मैनर, कस्टम। देखिए एथिक्स तीनों चीजें होते हैं, कैरेक्टर भी बताता है, मैनर भी बताता है, कस्टम भी बताता है। इसलिए पहला ऑप्शन ओनली 1 and 2, दूसरा ऑप्शन है 1 and 3, तीसरा ऑप्शन है 2 and 3, चौथा ऑप्शन 1, 2 and 3। सही ऑप्शन हो जाएगा डी 1, 2 and 3। ठीक है, क्वेश्चन 9 है, प्यारे टेक्स यूटिलिटेरियन व्यू और पॉइंट ऑफ एथिक्स, ही विल देयरफॉर जज ए बिजनेस डिसीजन टू बी एथिक ऑल्सो लॉन्ग एज। बोले प्यारे ने यूटिलिटेरियन व्यू रखा एथिक्स का, जहाँ पे जज कर सकते हैं बिजनेस डिसीजन की एथिक्स है, तब तक एथिक्स है जब तक ये ऑप्शन है ज़्यादा गुड होगा, यानी मोर गुड देन बैड रिजल्ट्स जो उनके डिसीजन से होगा। बी ऑप्शन है यानी मोर गुड देन बैड रिजल्ट्स फ्रॉम द डिसीजन। बी ऑप्शन एवरीबडी इज ट्रीटेड फेयरली, हर एक को फेयरली ट्रीट किया जाए। सी ऑप्शन है सर्टन राइट्स आर नॉट वॉलेटेड एंड सर्टन राइट्स को वॉलेट नहीं करेंगे। डी ऑप्शन है ही हैज़ गुड करेक्टर इंटीग्रिटी, उनका करेक्टर गुड हो, अच्छा इंटीग्रिटी हो। तो क्या होना चाहिए इस केस में सही? इस केस में सही होगा ए ऑप्शन, यानी हैज़ मोर गुड देन बैड रिजल्ट्स फ्रॉम देयर डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 10, The three major types of ethical issues include acceptable। तीन मेजर तरह के जो ethical issues है वो क्या इंक्लूड करते हैं? ए ऑप्शन है कम्युनिकेशन इश्यूज, बी ऑप्शन है सिस्टमैटिक इश्यूज, सी ऑप्शन है कॉर्पोरेट इश्यूज, डी ऑप्शन है इंडिविजुअल इश्यूज। तो तीन मेजर
टाइप्स ऑफ एथिकल इश्यूज क्या इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड्स बोल सकते हैं एक्सेप्ट क्या, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कम्युनिकेशन इश्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन इश्यूज को बेसिकली इंक्लूड नहीं किया गया। हम लोग इसमें क्या बात करें, सिस्टमेटिक इशू को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, या कॉर्पोरेट इश्यूज को डिस्कस किया जाता है और इंडिविजुअल इश्यूज को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन इश्यूज को नहीं डिस्कस किया जाता है। ये कम्युनिकेशन का चैनल होता है, तो हो सकता है कि आप डायरेक्टली चेयरमैन से बात करना चाहें, थोड़ी चेयरमैन बात करेगा आपसे, एक हायरार्की से जाना पड़ेगा, आपको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीज़ कम्युनिकेशन इश्यूज नहीं सुना जाता, बाकी तीनों बातें सुनी जाती हैं, सिस्टमेटिक इशू, कॉर्पोरेट इशू और इंडिविजुअल इशू। तो ये ऑप्शन नहीं था, इसलिए हम लोग ए मार्क किया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जीआईबी का दो तरह का प्रोग्राम है, एक पीपीटी यानी जो कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है, जो अभी आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है, और यहाँ पे फेस टू फेस वीडियो कोर्स है जीआईबी का। ठीक है, फेस टू फेस वीडियो कोर्स जो होता है सबसे बढ़िया कोर्स होता है ये। ठीक है, बेस्ट कोर्स है ये। क्यों बेस्ट कोर्स है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि हाईली रिजल्ट आता है इसको कोर्स करने से, और पक्का पहले बार में ही आप समझ लीजिए कि पास कर जाएंगे आप। अच्छा, उसके बाद ये कोर्स ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा बढ़िया, ज़्यादा सेलिंग होती है। एक बात और, इसमें क्या होता है, मैं बोर्ड पे आके पढ़ाता हूँ आपको इसलिए जैसे टीचर सामने खड़ा है, पढ़ा रहा है, बता रहा है, समझा रहा है, लगे क्लासरूम में बैठ के सुन रहे समझ रहे हैं, इसलिए कोर्स ज़्यादा अच्छी है फेस टू फेस वीडियो कोर्स। दोनों कोर्स को कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो है। यहाँ पे 6000 सेट का क्वेश्चन बैंक है, 13500 सेट का क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। अब वैलिडिटी की बात करेंगे, दोनों जगह जो वैलिडिटी है लाइफ लॉन्ग है, यानी पेपर जब तक नहीं निकलेगा तब तक आप पढ़ाई कर सकते हैं। प्रिंसिपल का पेपर का दाम है 600 रुपये, दाम है 1200 रुपये। अकाउंटिंग पेपर का दाम है 800 रुपये, यहाँ दाम है 1500 रुपये। लीगल पेपर का दाम है 600 रुपये, यहाँ 1200 रुपये। और कॉम्बो पैक लेंगे तो यहाँ दाम है 1500 रुपये, यहाँ दाम है। जहाँ जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4 times 9 685 दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seedsina123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। ठीक है, थैंक यू।